हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉडल पेपर नंबर 27 लेकर के आप सभी के सामने हाजिर है। दोस्तों, आपकी 2 मिनट लूँगा थोड़ी सी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के मॉडल पेपर अगर आप चाहते हैं कि मॉडल पेपर आते रहें तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मेरे पास टोटल कम से कम 9 पेपर और बचेंगे इस पेपर के अलावा, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें 3 दिन में निपटा दिए जाए। टाइम फिक्स कर देता हूँ, एक सुबह 7 बजे, फिर एक डोज दोपहर में और एक रात को। तो 7 बजे, 2 बजे और 9 बजे। फिर जब आपकी इच्छा हो तब आप अपने हिसाब से इनको देख लीजिए। फिर 28, 29, 30 और 31 इस टाइम पर और बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो उनके वीडियो डालूँगा। और उसके अलावा यहाँ पर 31 या 30 इनमें से एक दिन मेरा खुद से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बना रहा हूँ उनका एक वीडियो यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा एक तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को कोई भी वीडियो नहीं डाला जाएगा, क्योंकि ये 3 दिन आप लोगों के पास सेफ होने चाहिए। जो आपने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी का ही इन 3 दिनों में पूरी तरह से रिवीजन करें, क्योंकि उस टाइम आपको यूट्यूब पे नहीं आना है बिल्कुल भी। मेरी तो यही राय है, बाकी आप लोगों की इच्छा, क्योंकि आपका ध्यान डाइवर्ट भी हो सकता है, तो फालतू चीज़ें भी ना देखें। इसलिए टू द पॉइंट चलें। मेरा जो आखिरी वीडियो रहेंगे मैं लास्ट 31 तक कर दूंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अब अपन क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। तो दोस्तों, जो भीमलाट विजय स्तंभ है ये भरतपुर ज़िले के अंदर स्थित है। ठीक है, पहला क्या है, ये विजय स्तंभ है, जबकि आपको पता है वास्तविक विजय स्तंभ चित्तौड़ वाले को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है उसका निर्माण करवाया किसने, राव जोधा ने करवाया। कब करवाया, 1459 ईस्वी में करवाया। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। इसे कागमुखी दुर्ग भी कहते हैं। कागमुखी दुर्ग वो होता है जिसका प्रवेश द्वार संकरा होता है। ठीक है, इसलिए इसे कागमुखी दुर्ग कहते हैं। गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़, ये इसके कुछ अन्य नाम है। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन है, चंपारण की संधि किसके मध्य हुई। तो चंपारण की जो संधि है वो किसके मध्य हुई थी, ये अपना अगला क्वेश्चन है। तो चंपारण की जो संधि है ये मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य हुई थी। किन के मध्य हुई थी, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य हुई थी। कब हुई थी ये, 1456 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1456 ईस्वी में हुई थी। कुंभा के विरुद्ध हुई थी। किसके विरुद्ध हुई थी, महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। और इसे बदनौर का युद्ध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बदनौर का युद्ध कहते हैं। कुंभा ने इन दोनों को हरा करके बदनौर में कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये भी ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया। तो हुरडा सम्मेलन का जो आयोजन है, ठीक है, हुरडा सम्मेलन ये किससे संबंधित है। ये पहली बात तो हुआ कहाँ पे, भीलवाड़ा में इसका आयोजन हुआ, पहली बात तो। दूसरी चीज़, जो हुरडा सम्मेलन है कब हुआ, ये हुआ 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। ठीक है, क्यों हुआ, मराठों को राजस्थान में रोकने के लिए सारे राजपूत एकत्र हुए थे और हुरडा सम्मेलन जो है वो असफल हो गया था। ठीक है, तो ये कुछ ध्यान रखना है। 17 जुलाई 1734, तो 1734 ईस्वी हो गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। तो प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए, और उस टाइम किसने रंगवाया, राम सिंह सेकंड ने। किसने रंगवाया था, राम सिंह सेकंड ने। अगला क्वेश्चन है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो जयपुर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया, जय सिंह सेकंड के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया, जय सिंह सेकंड के द्वारा। जय सिंह सेकंड ने जयपुर पर 1700 से 1743 इस टाइम तक इसने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, जयपुर को जो पिंक सिटी नाम है वो किसने दिया, वो नाम दिया स्टैनली रीड ने। किसने दिया था नाम, पिंक सिटी नाम जो है सबसे पहली बार वो किसने दिया, स्टैनली रीड ने दिया। जयपुर का वास्तविक नाम है जयनगर। ठीक है, जो कि 18 नवंबर 1727 को किसने, वास्तुकार कौन है जयपुर का,
18 नवंबर 1727 को जयनगर की मतलब जयपुर को स्थापना हो गई। वास्तुकार कौन था? बंगाली बाबा विद्याधर भट्टाचार्य, जिनका वास्तविक नाम था बंगाली बाबा के नाम से जानते थे क्योंकि ये बंगाल से थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुर्जरों को है वो प्रभाकर वर्धन ने क्या किया? पराजित किया। अगला है, दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। तो नई राजधानी थी चावंड। नई राजधानी क्या थी? चावंड थी। इस दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। ठीक है। यहाँ से अपन बात करें तो चावंड को राजधानी 1585 से लेकर के 1615 तक राजधानी रखा था। उसी टाइम चावंड चित्रकला की शुरुआत हुई और चावंड चित्रकला का स्वर्ण काल जो है वो अमर सिंह का टाइम माना जाता है। अमर सिंह क्या है? महाराणा प्रताप के पुत्र। यहाँ पर चावंड चित्रकला में एक चित्र प्रसिद्ध है जिसे रागमाला चित्र कहते हैं। कब बना था? 1605 के टाइम। और इसके चित्रकार कौन थे? नासिरुद्दीन चित्रकार थे। कौन थे चित्रकार? नासिरुद्दीन। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के टाइम आए थे। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा? तो जोधपुर दुर्ग इसने बीकानेर के राय सिंह को सौंपा। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? तो मेवाड़ के जो महाराणा सांगा है उन्होंने बाबर की सेना को कौन से युद्ध में हराया था? बयाना के युद्ध में। वापस जब खानवा का युद्ध हुआ उस टाइम राणा सांगा हार गए थे। निम्नांकित में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया? तो सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई थी, जिनमें सबसे प्राचीन तो कौन सी है? सबसे प्राचीन वेधशाला है दिल्ली। प्राचीन सबसे दिल्ली में है। और सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो कहाँ है? जयपुर में। इसके अलावा 3 और वेधशालाएं बनाई थी। कहाँ कहाँ? एक उज्जैन में, एक मथुरा में और एक कहाँ? बनारस में। तो ये 5 बड़ी वेधशालाएं बनाई थी। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा क्या? मथुरा। अगला है, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। तो संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को जो उपाधि मिली वो थी अभिनव भट्टाचार्य। और इसकी संगीत गुरु कौन थे? इसके संगीत गुरु थे सारंग व्यास। संगीत गुरु कौन थे कुंभा के? संगीत गुरु थे सारंग व्यास। और चित्रकला गुरु कौन थे इसके? चित्रकला जो गुरु है वो थे हीरानंद। हालांकि इसको दान गुरु, हाल गुरु इन सभी उपाधियों से जानते हैं। संगीत राज जो है वो इसका ग्रंथ है। ठीक है। तो कुंभा बहुत ही तगड़ी चीज़ थी भाई। अगला क्वेश्चन, शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया? तो यहाँ से बात करें तो राज सिंह से सहयोग प्राप्त करने का क्या किया था? प्रयास किया था। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया, रूठी रानी थी उमादेव, उसका पति मालदेव जो है उसको मानते। इसे हसमत वाला शासक भी कहते थे। अगला क्वेश्चन है, विवाह से संबंधित रस्म है। तो विवाह से संबंधित कांकर डोडरा, पैरावणी, बड़ी पड़ला, ये सभी है वो विवाह से संबंधित रस्म है। राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। तो जलवा पूजन है वो बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात किया जाता है। राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? तो जो सागड़ी प्रथा है वो दूसरा नाम है हाली प्रथा का। हाली प्रथा का मतलब क्या है कि हाली प्रथा में होता क्या है? तो खेतों व घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूर से मतलब है। 1832 कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? ठीक है। तो ये कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी ने 1829 में सती प्रथा को बैन किया था। सबसे पहले बंगाल में हुई थी। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी होती है नववधु के साथ जाने वाली लड़की। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक कौन था? तो बांसवाड़ा के शासक थे महारावल लक्ष्मण सिंह। अगला है, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि AGG ऑफ राजपूताना कौन था?
तो राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के पहले जो एजीजी था वो था हेनरी लॉरेंस। क्या था? हेनरी लॉरेंस था। 1857 की क्रांति के पहले था ये, ठीक है। फिर क्या किया 1857 में, इसको हटा करके इसके भाई को, इसका भाई कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। उसके भाई को क्या कर दिया? एजीजी बना दिया गया। तो 1857 की क्रांति के टाइम का एजीजी पूछे तो क्या आंसर जाएगा? पैट्रिक लॉरेंस जाएगा। ऑप्शन में यही मिल जाएगा, ठीक है। और उससे पहले कौन था? उससे पहले हेनरी लॉरेंस था, उसके बाद में पैट्रिक लॉरेंस था, ठीक है। राजस्थान में 1857 के संग्राम का सबसे प्रभावी व मजबूत विद्रोह कोटा में हुआ। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को हुई और मार्च 1858 में दोबारा अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कर लिया। आहुआ विद्रोह के प्रमुख ठाकुर कुशाल सिंह का निधन कब हुआ? कुशाल सिंह का निधन है वो 25 जुलाई 1864 को हुआ। अगला है संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। तो संकटग्रस्त पादपों के नाम है वो रेड डाटा बुक में करते हैं, लाल आंकड़ों की पुस्तिका में क्या करते हैं? सूचीबद्ध करते हैं। नमक की क्यारियों के पूर्वी किनारों पर जमने से बने नमक को कहा जाता है, तो उसे कहते हैं रेस्टा साल्ट। छत्रविलास तालाब कहाँ स्थित है? तो छत्रविलास तालाब जो है वो कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। निम्न में से वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आवृत है? तो सबसे ज़्यादा आपके संरक्षित वन के अंदर है। अगला है राज्य में उत्तम किस्म का हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है, तो उत्तम किस्म का मिलता है आपके नीमला क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है वह झील कौन सी जिसकी एक और प्रसिद्ध टोड रॉक है? तो वो झील कौन सी है? आपको भी पता, नक्की झील, जो कि माउंट आबू पे सर्दियों के अवसर पे ये जमती भी है। एकमात्र झील है राजस्थान की जो जमती है। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? तो इसके अनुसार 33% जो क्षेत्र है वो वनों से आच्छादित होना चाहिए। निम्न में से कौन से खनिज संपदा राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान में बात करें तो यहाँ पे थोरियम जो है वो नहीं मिलेगा। प्रतिहार शासक बालकराव द्वारा निर्मित करवाई गई झील कौन सी है? तो प्रतिहार शासक बालकराव द्वारा बालसमंद झील का निर्माण कराया गया। सामान्यतः मृदा का पीएच कितना रहता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामान्यतः जो मृदा का पीएच है वो कितना रहता है? 6.7 से 7.5। 6.7 से 7.5। कैडमियम और कोबाल्ट किसे गलाने पर प्राप्त होता है? तो कैडमियम और कोबाल्ट जो है वो जस्ते को गलाने पर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है ढेबर झील कौन सी झील का नाम है, या कौन सी ढेबर झील के नाम से कौन सी झील है वो जानी जाती है? तो जयसमंद झील जो है उदयपुर से 51 किलोमीटर लगभग पूर्व में है। एक बार पूछ लिया गया था ऐसा क्वेश्चन। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित है? तो लगभग कितना भाग है वो मिट्टी अपरदन से प्रभावित है? 1/3 भाग यानी 1/3 भाग है वो मिट्टी अपरदन से क्या है? प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है कायलाना झील किस जिले में स्थित है? तो कायलाना झील है वो कौन से जिले में है? जोधपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में टंगस्टन की खान कहाँ स्थित है? तो टंगस्टन की खान डेगाना नागौर में स्थित है। ऐसे भी पूछ सकता है डेगाना नागौर किस लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन की लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जानवरों में उम्र निर्धारण के लिए सबसे अधिक प्रचलित एवं विश्वसनीय विधि है? तो उम्र निर्धारण के लिए सबसे प्रचलित दांतों के द्वारा रहेगी। विंग टैगिंग किसकी पहचान का तरीका है? तो विंग टैगिंग बात करें तो पोल्ट्री में पहचान का तरीका है। ईयर नोचिंग में किस आकार का चीरा लगाया जाता है? तो ईयर नोचिंग के अंदर अगर अपन बात करें तो वी आकार का चीरा लगाया जाता है। किस विधि में उत्तकों के जलने के बाद स्थायी निशान बन जाता है? तो वो है आपके ब्रांडिंग। कोल्ड ब्रांडिंग में काम में ली जाने वाली गैस है, तो कोल्ड ब्रांडिंग में कौन सी गैस काम में लेते हैं? शुष्क बर्फ और LN2 लिक्विड नाइट्रोजन। काले रंग के जानवरों के लिए पहचान का कौन सा तरीका सही नहीं है? तो काले रंगों में टैटूइंग करने ठीक नहीं है क्योंकि दिखेगा ही नहीं। जानवरों की पहचान का सबसे नवीनतम तरीका जिसमें जानवर के शरीर पर चिप लगा दी जाती है, तो चिप लगा दी जाती है इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग, ठीक है। अगला हो जाएगा दूध दोहन के बारे में असत्य कथन है। तो दूध दोहन के बारे में असत्य कथन की बात करें तो पूर्ण हस्त विधि सबसे अच्छी विधि है, तो सही है। दोहन के समय कुछ दूध ऐन में छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए।
वो लास्ट का बचा हुआ दूध कौन सी विधि से निकालते हैं, ये कमेंट करके बताएं। गाय में दूध दोहन 5 से 7 मिनट में पूर्ण कर लेना चाहिए, सही बात है। अंगूठा विधि सबसे खराब विधि है, सही बात है। तो ये कथन है वो असत्य हो गया। भूसे की पोषकता बढ़ाने के लिए जैविक इलाज है, तो भूसे की जो पोषकता है उसको बढ़ाने के लिए एंजाइम मिला सकते हैं, कवक मिला सकते हैं, तो दोनों ही हो जाएगा। चारे की कुटाई का फ़ायदा है, तो चारे की कुटाई करने का फ़ायदा भोजन का पाचन अच्छा होता है, लिग्नोसेल्यूलोज बंध टूट जाता है, पाचन के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है TDN का सही सूत्र है, तो TDN का है DCP प्लस DCF प्लस DNFE, 3 हो गए, पर DEE के साथ 2.25 से गुणा करना है और फिर इसको इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। वसा की ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की कितनी गुनी होती है, जो वसा की ऊर्जा है, वसा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट की 2.25 गुना होती है। क्रूड प्रोटीन निकालने का सही सूत्र है, तो क्रूड प्रोटीन निकालने का सही सूत्र है कि नाइट्रोजन की मात्रा को 6.25 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो क्रूड प्रोटीन यानी कि CP आ जाएगी। अगला है NFE निकालने का सही तरीका, तो NFE तो निकाल नहीं पाते, तो क्या करेंगे, 100 में से बाकी को माइनस कर दो, तो 100 में से क्या कर देंगे, बाकी को माइनस कर देंगे, CF को, CP को, इथरेक्सटेट को और एस को, तो क्या आ जाएगी, NFE आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है मेलार्ड अभिक्रिया के लिए कौन सा अमीनो अम्ल ज़्यादा संवेदनशील होता है, तो मेलार्ड अभिक्रिया के लिए जो संवेदनशील अमीनो अम्ल वो कौन है, लाइसिन है। अगला अरंडी में कौन सा पोषक विरोधी कारक पाया जाता है, तो अरंडी के अंदर बात करें तो कौन सा मिलता है, रिशीन। प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट प्रदान करने वाला RNA है, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट कौन प्रदान करता है, mRNA प्रदान करता है। अगला है अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक लेकर जाने वाला RNA कौन सा है, तो वहाँ तक ट्रांसफ़र करना, मतलब ट्रांसफ़र RNA यानी tRNA। DNA एवं RNA में समानता होती है, तो DNA और RNA में प्यूरिन क्षारकों की क्या होती है, समानता होती है। समसूत्री विभाजन की अवस्था जिसमें गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, एनाफेज स्थिति आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, एनाफेज आ जाएगी। समसूत्री विभाजन की अवस्था जिसमें गुणसूत्र विषुवत रेखा पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, सेंट्रल लाइन जो होती है उस पर जमा होते हैं, किस पे, मेटाफेज पे, और मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करते हैं। समसूत्री विभाजन की अवस्था जिसमें क्रोमेटिन धागे संघनित होकर के क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बना लेते हैं, तो वो तो किस में बनाते हैं, प्रोफेज में हो जाते हैं संघनित। कोशिका द्रव्य का विभाजन है वो क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन आपके कहलाता है साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था जिसमें गुणसूत्र गुलदस्ते के समान हो जाते हैं, गुणसूत्र किसके समान हो जाते हैं, गुलदस्ते के, तो वो कौन सी, लेप्टोटिन, जिसे क्या कहते हैं, बुके स्टेज भी कहते हैं। भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत भैंस की अधिकतम कीमत होती है, तो भैंस की अधिकतम कीमत कितनी हो सकती है, 50,000 यहाँ पर। भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत भेड़ की अधिकतम कीमत होती है, तो भेड़ की अधिकतम कीमत कितनी देते हैं, 5,000। पशुधन सहायक का कार्य नहीं है, तो पशुधन सहायक का कार्य कौन सा कार्य यहाँ पर नहीं है, टीकाकरण है, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, ये सभी है, लेकिन उपचार करना उसका कार्य नहीं है। स्थानीय नेता जिन्हें कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है, तो स्थानीय नेता जिन्हें कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है, तो वो कौन हो जाएगा, अविशेषज्ञ नेता। व्यावसायिक नेता का उदाहरण है, तो व्यावसायिक नेता का उदाहरण क्या है, यहाँ से जैसे पशु चिकित्सा अधिकारी, तो व्यावसायिक नेता कैसे हो गया, व्यवसाय भी कर रहा है, व्यवसाय है एक। संस्थागत नेता, संस्थागत नेता जैसे कौन हो गया कि एक संस्था, तो धार्मिक नेता, शैक्षणिक नेता, सामाजिक नेता, सब एक संस्थाओं के नेता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी समाज के आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग कहलाते हैं, तो आकर्षक एवं प्रभावशाली तो अनौपचारिक नेता हो जाएंगे। रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो रामदेव पशु मेला आपके मानासर नागौर के अंदर। एब्सिस की बाहरी परत होती है, तो एब्सिस की जो बाहरी परत है वो क्या होती है, पायोजेनिक मेम्ब्रेन होती है। अगला है भोंटे हथियार के प्रहार से त्वचा के नीचे ऊतकों का नष्ट होना कहलाता है, तो भोंटे हथियार से क्या बनेगा भैया, कॉन्टूजन। अगला है फ्रैक्चर के उपचार में प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर काम में ली जाती है, तो प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर काम में क्या ली जाती है, स्प्लिंट। अगला है डेंस टिश्यू को काटने के लिए उपयुक्त उपकरण है, तो डेंस टिश्यू को काटने के लिए उपयुक्त उपकरण क्या है, मायोसीजर्स। नेक्स्ट टेंडन को काटने के लिए उपयुक्त उपकरण है, तो टेंडन को काटने के लिए उपयुक्त उपकरण क्या है, टिनोटॉम है। साइम्स नाइफ का दूसरा नाम है, तो साइमीज नाइफ जो है, तो साइमीज नाइफ का दूसरा नाम क्या है, बिश्चुरी। जानवर के पैर में दर्द का पता लगाने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो कौन से का किया जाता है, हूप टेस्टर का। जानवर के शरीर की बाहरी बनावट को अच्छा दिखाने के लिए की जाने वाली सर्जरी क्या होती है,
कॉस्मेटिक सर्जरी उसे सुंदर बनाने के लिए की जाती है। ठीक है। निम्न में से कौन सा मुंह के रास्ते से दिया जाने वाला तरल औषधीय रूप नहीं है? ध्यान रखें, नहीं है। तो पाउडर जो है, निम्न में से मुंह के रास्ते से दिया जाने वाला ठोस औषधीय रूप है, तो ठोस औषधीय रूप पिल्स हो जाएगी, गोलियां। प्याज अलसी को हल्का गर्म करके त्वचा पर लगाया जाने वाला औषधीय रूप है, तो ये क्या होता है? पोल्टिस होता है। अगला है, जंगली जानवरों को ट्रैंकुलाइज करने तथा डार्टिंग के लिए कौन सा मार्ग प्रयुक्त करते हैं? तो ट्रैंकुलाइज और डार्टिंग के लिए कौन सा करते हैं? इंट्रा, ये जो है IM मार्ग है, ये प्रयुक्त करते हैं। औषधियों की अति संवेदनशीलता का पता करने के लिए व विभिन्न बीमारियों की जांच के लिए स्किन टेस्टिंग के लिए कौन से मार्ग को क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं। तो इंट्राडर्मल मार्ग को क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं। पावर ऑन मार्ग मुख्यतः किन जानवरों में प्रयुक्त किया जाता है? तो पावर ऑन जो है ये मुख्यतः किसके अंदर प्रयुक्त करते हैं? ये गाय में भी प्रयुक्त करते हैं, भेड़ में भी प्रयुक्त करते हैं। ठीक है। स्थानीय मार्ग से त्वचा पर लगाई जाने वाली औषधि जिसमें परजीवी नाशक औषधि को सिर या पीठ पर लगाई जाती है, तो इस औषधि को सिर या पीठ पर लगाई जाती है, इसे स्पॉट ऑन कहते हैं। पशु शरीर में पानी व नमक की सामान्य कमी के लिए उपचार में कौन से नमक के घोल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ से नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। पक्षपात का वह हिस्सा जो जानवर की खड़ी होने की अवस्था में ज़मीन की तरफ होता है, तो खड़ी होने की स्थिति में ज़मीन की तरफ होता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्लेंटर कहते हैं। जानवर के पूंछ की तरफ का हिस्सा कहलाता है, पूंछ की तरफ का हिस्सा है वो कोडल हो जाएगा। अगला है जानवर के नाक की तरफ का, तो नाक की तरफ का जो हिस्सा है वो कौन सा हो जाएगा? वो रोस्ट्रल हो जाएगा। बेल की हड्डी में अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ का अनुपात होता है, तो एक तरफ तो इनऑर्गेनिक है और दूसरी तरफ ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो दोनों का जो अनुपात है वो कितना होता है? 2:1। बेल की हड्डी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला संघटक है, तो सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डी में पाए जाने वाला छिद्र जिससे रक्त वाहिनियाँ एवं तंत्रिकाएँ गुजरती है, तो वो क्या होता है? फोरामन। हड्डी में पाई जाने वाली गुहा जिसमें हवा भरी रहती है, तो वो क्या है? साइनस। हड्डी में पाए जाने वाली दरार कहलाती है, तो हड्डी में पाई जाने वाली जो दरार है उसे क्या कहते हैं? क्लेफ्ट। पोल्ट्री में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाले WBC है, तो पोल्ट्री में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले WBC लिम्फोसाइट है। घोड़े में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाले WBC है, तो घोड़े में सबसे ज़्यादा कौन सी मिलेगी? न्यूट्रोफिल। गाय में रक्त ग्लूकोज की सामान्य मात्रा होती है, तो गाय में जो रक्त ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 40 से 80 मिलीग्राम पर DL होती है। गाय में सामान्य ESR होती है, तो गाय के अंदर सामान्य ESR 0 mm पर हावर है, सबसे कम होती है। मिडल मैन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो मिडल मैन ऑफ सेल है वो आपके गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। ड्रग्स एवं प्रदूषकों के विषहरण का कार्य कौन करता है? तो ड्रग्स और प्रदूषकों के विषहरण का कार्य अंतः प्रद्रवी जालिका करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं जिसे। निम्न में से भक्षण करने वाली कोशिका नहीं है, तो भक्षण करने वाली कोशिका कौन सी नहीं है? बेसोफिल नहीं है। सबसे कम ESR किस जानवर में देखने को मिलती है? सबसे कम ESR है वो गाय में देखने को मिलती है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का कार्य है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का कार्य जो है गर्भाशय में संकुचन कराना, कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करना, स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन करना, तो सभी काम हो जाएंगे। मुर्गियों में ब्रूडिनेस के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, तो जिम्मेदार कौन है ब्रूडिनेस के लिए? प्रोलैक्टिन है। नेक ऑफ वुम्ब कहा जाता है, ठीक है। गर्भाशय की ग्रीवा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं सर्विक्स को। अगला है इम्पोटेंसिया कोंडाई का कारण है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण फीमोसिस, फेलोकैम्पसिस और डाइफेलस, ये सभी है। शुक्राणु की केंद्रक झिल्ली अंदर धंसने की वजह से केंद्रक में धसाव पड़ना कहलाता है, ये क्या है? डाइडम इफेक्ट है। अगला है शुक्राणुओं में स्खलन के दौरान या स्खलन के पश्चात पैदा होने वाली विषमताएं कहलाती है, तृतीयक विषमताएं कहलाती है। शुक्राणु की पूंछ का मिड पीस पर कुंडलित होना कहलाता है, तो शुक्राणु की पूंछ जब मिड पीस पर कुंडलित हो जाती है तो इसका कुंडलित होना है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डेग इफेक्ट, डेग डिफेक्ट। निम्न में से एक्रोसोम डिफेक्ट है, तो एक्रोसोम डिफेक्ट यहाँ से कौन सा है? नॉब्ड स्पर्म। हीमोग्लोबिनूरिया की जांच है, तो हीमोग्लोबिनूरिया की जांच क्या है? बेंजिडिन टेस्ट है। गाय में स्ट्रेप्टोमाइसिन की खुराक दर है, तो गाय में स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो खुराक दर है वो है 10 mg पर kg बॉडी वेट है। मुर्गियों में न्यूट्रिशनल राउप किस विटामिन की कमी से होती है? तो मुर्गियों के अंदर न्यूट्रिशनल राउप है वो विटामिन A की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है
क्रेजी चिक डिजीज़ किस विटामिन की कमी से होती है? तो क्रेजी चिक डिजीज़ जो है वो विटामिन ई की कमी से होती है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। पोल्ट्री में पॉलीन्यूराइटिस किस विटामिन की कमी से होता है? तो पोल्ट्री के अंदर पॉलीन्यूराइटिस जो है विटामिन बी1 की कमी से होता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग है वो विटामिन बी1 की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।